आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको डू व्हाइल लूप के बारे में बताया था। आज उसी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनको एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। तो देखेंगे इस जगह हम आपको जो प्रोग्राम बताने जा रहे हैं, फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बताने जा रहे हैं। तो फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल का मतलब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल होता क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को 5 का फैक्टोरियल कहा जाता है। जैसे 5 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आएगा 20, 20 इंटू 3 करेंगे तो आंसर 60 होगा, और 60 इंटू 2 कर देते हैं तब हमारा हो जाता है 120, और 120 इंटू 1 कर देते हैं तो आंसर कितना आता है? 120। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है? 120 हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको 7 का फैक्टोरियल निकालना होता है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जिस भी चीज़ का आपको फैक्टोरियल निकालना हो उसके जस्ट बाद वाले नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में तब तक मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा जब तक 1 ना मिल जाए, और फिर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू उस नंबर की फैक्टोरियल कहलाती है। तो यहाँ पर आप फैक्टोरियल प्रोग्रामिंग में करेंगे कैसे, ये देखने के लिए आपको ये प्रोग्राम समझना पड़ेगा। आइए जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस वाली लाइन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारे वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। अभी तक आपने अपने प्रोग्राम में देखा था कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप कैसे करते थे, इंट ले लेते थे, कैर ले लेते थे, फ्लोट ले लेते थे। ऐसे आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन अपने डेटा टाइप के साथ करते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, और इसके बाद वैल्यू जो भी आपको असाइन करनी है वो वैल्यू असाइन कर दी जाती है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो डेटा टाइप है वो इंट ना हो करके लॉन्ग इंट है। तो आपको हमने बताया था कि इंट जो होता है उसकी रेंज अलग होती है और लॉन्ग इंट की रेंज अलग होती है, यानी इन दोनों में रेंज का डिफरेंस है। ये काम तो करेगा इंटीजर वैल्यू को ही इनपुट करने का, लेकिन जो रेंज है वो इसकी क्या होती है? अलग होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग इंट क्या है? ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड की हमेशा पहचान होती है कि जब भी प्रोग्राम में आप कीवर्ड को रखते हैं तो कीवर्ड हमेशा वाइट कलर में शो होते हैं। जैसे वॉइड है, लॉन्ग है, इंट है, फिर इसके बाद डू है, वाइल है, ये सभी आप देख रहे हैं कि इसमें वाइट कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें इसमें वाइट कलर में डिस्प्ले हो रही हैं ये सभी कीवर्ड होती हैं करता है। तो जब आपके पास में बहुत बड़ी वैल्यू हो और अगर आप उसका फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हो तो आउट ऑफ रेंज ना हो, इसके कारण यहाँ पर जो हमने फैक्टोरियल ले रखा है इसको किस में ले रखा है? लॉन्ग इंट में ले रखा है। नेक्स्ट लाइन क्या है? इंट नम ले रखा है। यानी एक वेरिएबल हमारा कौन सा है? इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पर नम ले रखे हैं, तो ये जो हमारा नम है, नम का मतलब हुआ नंबर, यानी इस जगह हमें यूजर से कोई भी नंबर इनपुट करवाना है जिसका वो फैक्टोरियल निकालना चाहता है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? सबसे पहले हमने प्रिंटफ लगाया है और स्कैनफ लगाया है। देखिएगा इसको लूप से बाहर रखा है क्योंकि इन स्टेटमेंट को हमें रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ क्या है? एंटर द नंबर। आप यूजर से कहेंगे कोई भी नंबर इनपुट करिए जिसका फैक्टोरियल निकालना है, फिर उस नंबर को क्या करना है? नम में स्टोर कर देना है। तो इस लाइन को हमने कैसे लिखा है? स्कैनफ %d और %num। तो जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो नंबर इसके एड्रेस पे जाकर के स्टोर हो जाता है। आगे की लाइन में देखेंगे डू। अब देखिएगा यहाँ से हमारे एक्चुअल कोड स्टार्ट होता है। तो यहाँ क्या किया गया है? डू है। डू के बाद में फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू नम माइनस माइनस। सपोज दैट आपको जो फैक्टोरियल निकालना है वो 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 के फैक्टोरियल को निकालने के लिए जब आप इस कोड को देखेंगे तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू क्या है? 1 है, और नम की वैल्यू हमने क्या मानी है? 5 मानी है। तो 5 इंटू 1। अब देखिए नम माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस जो है ये कहाँ लगा है? नम के बाद में लगा है। और जब भी आपका जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये वेरिएबल के बाद में, ऑपरेंड के बाद में लगता है, इसका मतलब इसे हम पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं। और पोस्ट डिक्रीमेंट का काम क्या होता है कि ये पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा उसके बाद डिक्रीमेंट का काम करेगा। तो फैक्ट में क्या है? 1 है, और नम में कितना है? 5 है। तो 5 इंटू 1 कर देंगे और फैक्ट में स्टोर कर दिया तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई है? 5 हो गई है। नम माइनस माइनस हो जाएगा तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब 4 को लेकर के नीचे आए, यहाँ चेक किया कंडीशन चेक किया, यहाँ पर 4 ग्रेटर देन 1। क्या 4 हमारा 1 से बड़ा है? बिल्कुल सही, कंडीशन सही है। अगेन यहाँ पर आएंगे, अब फिर यहाँ पर क्या किया? 5 फैक्ट इंटू नम माइनस माइनस। तो नम की वैल्यू कितनी है? 4 है, और फैक्ट में क्या हो चुका था? 5 हो चुका था। तो 5 इंटू 4 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 20। 20 कहाँ चला गया? फैक्ट में। अब फैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 20 हो चुकी है। नम माइनस माइनस कर देंगे तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब 3 होने के बाद अगेन चेक किया, 3 ग्रेटर देन 1, कंडीशन अभी भी सही है, 3 हमारा 1 से बड़ा है। दोबारा यहाँ पर आएंगे, अब फैक्ट में 20 था, 20 इंटू 3 कर दिया, कितना आ गया? 60। और ये 60 आपका फैक्ट में स्टोर हो गया, फैक्ट की वैल्यू 60 हो गई। नम माइनस माइनस किया, नम कितना हो गया? 2 हो गया। 2 होने के बाद फिर से चेक किया, 2 ग्रेटर देन 1, अभी भी कंडीशन सही है। कंडीशन के सही होने का मतलब एक बार फिर से हम यहाँ पर आएंगे, चेक करेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू नम माइनस माइनस। तो फैक्ट की वैल्यू लास्ट में कितनी थी? 60, और नम की कितनी थी? 2।
तो 60 इंटू 2 कर दिया, यहाँ पर आंसर कितना आएगा 120 आ जाएगा। और 120 आने के बाद नम माइनस माइनस हो जाएगा, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जब नम की वैल्यू 1 आएगी तब आप चेक करेंगे वाइल 1 ग्रेटर देन 1 बड़ा हो 1 से। क्या 1 हमारा 1 से बड़ा है? नहीं है। कंडीशन क्या है? फॉल्स है। और कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब इस बार हम इसको रिपीट नहीं करें पे सीधे हम यहाँ से बाहर आए, और बाहर आने पर हमने क्या किया, प्रिंट ऑफ, देखिए इस लाइन में क्या किया गया है, प्रिंट ऑफ द फैक्टोरियल इज, जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू है वो कितनी आई है 120 आई है, उसको हमने प्रिंट करा दिया। ये प्रिंट ऑफ लाइन जो है इसको लूप के अंदर नहीं रखा गया है, लूप के बाहर रखा गया है, क्योंकि आउटपुट हमारा जो है वो हमें एक ही लाना है। जैसे आपने 5 इनपुट किया तो 5 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है 120, तो आउटपुट हमें एक ही लाना है, इसलिए प्रिंट ऑफ की लाइन को लूप के अंदर आपको नहीं रखना होगा। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पर बना हुआ है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इसे रन करा करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें मैसेज क्या दे रहा है, एंटर द नंबर। आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं कीबोर्ड से जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। सपोज दैट हमने अपना नंबर क्या इनपुट किया 5 इनपुट करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही देखिए हमारे पास मैसेज क्या आ गया, द फैक्टोरियल इज 120। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बता रहा है कि 5 का जो फैक्टोरियल है वो कितना आया है 120। अभी इसको अगर आप दोबारा रन कराइए और कोई भी वैल्यू दीजिए तो ये आपको उसी वैल्यू का जो है फैक्टोरियल निकाल करके देगा। आइए एक बार फिर से इसको रन करा के देखें। जैसे इसको हमने रन किया, यहाँ पर हमारे पास में इसने नंबर मांगा। इस बार मान लीजिए हम जो है 6 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो 6 करने के बाद जैसे ही आपने एंटर किया तो 6 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है 720 आ रहा है। तो जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर आप डाल के उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। देखिएगा बच्चों, ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको डू व्हाइल लूप से ही बनाया गया है और ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं कि फिबोनाची सीरीज़ बनाई कैसे जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि फिबोनाची सीरीज़ के प्रोग्राम बनाए कैसे जाते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है। तो फिबोनाची सीरीज़ का मतलब होता है कि जिसमें प्रीवियस के 2 नंबर जुड़ करके एक नया नंबर आप जो बनाते हैं उस सीरीज़ को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज़। जैसे यहाँ पर अगर हम एक कमेंट में लगा करके आपको दिखाएं कि फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, तो अब ये 1 और 1 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एक नया नंबर क्या बनता है 2 बन जाता है। इसी तरीके से 2 और 1 को ऐड करें, यानी इन 2 प्रीवियस वाले नंबर को ऐड करें तो हमारे पास एक नया नंबर क्या बनता है 3। फिर 2 एंड 3 को ऐड कर दें तब हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। फिर 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तब हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे ही 5 और 8 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास नंबर आ जाता है 13 एंड सो ऑन, ऐसे जहाँ तक की भी आप सीरीज़ बनाना चाहें। तो ये जो सीरीज़ होती है इस सीरीज़ को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज़। यानी यहाँ पर किया क्या जा रहा है, प्रीवियस के 2 नंबर को ऐड करके एक नया नंबर बनाया जा रहा है और इसी को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज़। तो इसमें ध्यान से देखिए 1 और 1 है, ये दोनों हमारे नंबर हैं, इनको ऐड किया तो हमारा नया नंबर क्या आया 2। इसी तरीके से 1 और 2 है, इनको ऐड किया तो नया नंबर क्या आया 3। फिर यहाँ पर 2 और 3 है, इसको हमने ऐड किया तो नया नंबर क्या आया 5। फिर यहाँ पर 3 और 5 है, इसको हमने ऐड किया तो नंबर क्या आया 8। 5 और 8 है, इसको ऐड करेंगे तो 13। फिर 13 और 8 को आप ऐड करेंगे तो 21। ऐसे करके जो आप सीरीज़ बनाते हैं इस सीरीज़ को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज़। आई होप सो ये तो आप समझ गए होंगे कि फिबोनाची सीरीज़ कहते किसे हैं, लेकिन इसका प्रोग्राम कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने कुछ अपने वेरिएबल्स ले रखे हैं, इनको भी हमने लॉन्ग इंट में ही ले रखा है। लॉन्ग इंट में लेते क्यों है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम आउट ऑफ रेंज ना जाए तो इसके लिए जो हम अपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं वो इंटीजर में ना करके लॉन्ग इंट में कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग इंट में हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम लिया है a = 0। फिर लॉन्ग इंट में e लिया है, e = 1 ले रखा है, और लॉन्ग इंट में b लिया है, b = 1 ले रखा है। इन तीनों का डिक्लेरेशन आप चाहते तो एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा लगा के भी आप इसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, a में क्या है 0 है, e में क्या है 1 है, और b में क्या है 1 है। आप याद रखिएगा जब तक इस प्रोग्राम में आपका फुल कंसंट्रेशन नहीं होगा आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको हर एक स्टेप में ये याद रखना होगा कि इस स्टेप में a की वैल्यू क्या हो गई है,
ई की वैल्यू क्या हो गई है, बी की वैल्यू क्या हो गई है और सी की वैल्यू क्या हो गई है। ये जितने वेरिएबल हैं इन सब की वैल्यू को आपको अपने दिमाग में रखना होगा हर एक स्टेप में, तभी आपको ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आपसे हमारा यही निवेदन है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइंड इस समय के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट कर लीजिएगा, एकदम शांत माइंड करके आप जो है इसे समझिए, तभी आपको ये प्रोग्राम समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 0 है, e इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू क्या है 1 है। और c भी हमने एक वेरिएबल लिया है, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, इसको लॉन्ग एंड में नहीं लिया है, ये लूप चलाने के लिए वेरिएबल ले रखा है, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या है 1 ले रखा है। तो इस तरीके से इतना डिक्लेरेशन करने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या लगाया गया है, यहाँ पे प्रिंटअप और स्कैनअप करके हम यूजर से नंबर मांग रहे हैं, यानी एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट इन द फिबोनाची सीरीज़, और जो भी उसने नंबर डाला उसको हमने n में स्टोर कर दिया है। इसके बाद में नीचे डू है, डू में हमें करना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ स्टेप में हो क्या रहा है। कभी आपने देखा है कि डू वाइल लूप में जो प्रिंटअप वाली लाइन है इसको हम बाहर रखते हैं वाइल लूप से, और कभी कभी आप देखते हैं कि इस प्रिंटअप वाली लाइन को डू के अंदर रखते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को इस बात में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको प्रिंटिंग वाली लाइन बार बार रिपीट करनी है, आप चाहते हैं वैल्यू आपके पास बार बार प्रिंट हो, तब जो प्रिंटअप होता है वो जो है लूप के अंदर होता है। लेकिन जब आपके पास आउटपुट एक आना होता है, जैसे इसके प्रीवियस में हमने आपको प्रोग्राम बताया था फैक्टोरियल नंबर, तो फैक्टोरियल नंबर एक ही वैल्यू आ रहा है, तो उसको उसमें प्रिंटअप हमारा बाहर है। लेकिन यहाँ फिबोनाची सीरीज़ है, यहाँ हमें पहली बार 1 प्रिंट करना है, फिर 1 प्रिंट करना है, फिर 2 प्रिंट करना है, फिर इसी तरीके से 3 प्रिंट करना है, फिर 5 प्रिंट करना है, फिर 8 प्रिंट करना है। तो बार बार हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, इसलिए प्रिंटअप की लाइन जो है इस लूप के अंदर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, डू किया, और डू करने के बाद सबसे पहले प्रिंटअप %d और /n लगा है। आप चाहें तो इस /n की जगह /t लगा दीजिए, ताकि हमारी जो सीरीज़ रहे वो एक ही लाइन में रहे। /t क्या करेगा, टैब दे देगा। आप चाहें /t ना करना, केवल सिंपल स्पेस करना चाहें तो आप स्पेस भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे /t दे करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, %d आएगा, और b की वैल्यू सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे। तो अभी इस समय हमारे पास b की वैल्यू वही है पुरानी, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो b की वैल्यू में क्या इनिशियलाइज किया था हमने 1, तो इस वाली लाइन पर क्या होगा 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। 1 की प्रिंट होने के बाद जब आप नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, e + a, e की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या है 0 है। याद रखिएगा ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होगी, किस वेरिएबल की किस समय कौन सी वैल्यू है। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे और b में स्टोर कर देंगे, तो b की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी अभी b में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, और 1 को हमने ऐड किया 1 हो गया, और 1 को हमने b में स्टोर कर दिया। अब b की वैल्यू 1 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, a इज इक्वल टू e, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में असाइन होती है, इस कारण से e की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो ये 1 हमारा कहाँ चला जाएगा a में, यानी अभी तक a में 0 था, अब a की वैल्यू 0 नहीं रह गई है, बल्कि क्या हो गई है 1 हो गई है। तो b में 1 है और a में भी क्या है 1 है। e इज इक्वल टू b लिखा है, तो b में क्या था 1 था, और ये 1 हमने किस में डाल दिया है e में डाल दिया है, तो e की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो इस वाली लाइन में b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या है 1 1 1 है। नीचे किया गया है c + इक्वल 1, अब इसको चाहे आप c + इक्वल 1 लिखिए, c++ लिखिए, या c इज इक्वल टू c + 1 लिखिए, यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि c में एक इंक्रीमेंट कर देना। तो ये हमारा लूप चलाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर c में क्या है 1 है, और 1 में +1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को आने के बाद नीचे आप चेक क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर चेक किया n > c। अब मान लीजिए हम जो नंबर ऑफ टर्म अपना इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं वो 5 टर्म तक प्रिंट करना चाह रहे हैं। n की वैल्यू क्या है 5 है, 5 हमारा जो है क्या है c से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है मीन्स कंडीशन सही है, और कंडीशन सही होने का मतलब ये स्टेप आपके फिर से रिपीट होंगे। तो वापस आपका प्रोग्राम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, डू के अंदर आ जाएगा। डू में आने के बाद प्रिंटअप करेगा और b की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब पहली बार उसने b की वैल्यू 1 प्रिंट कर चुका है ऑलरेडी। अगर हम इसका सिंपल सा आउटपुट यहाँ लिख दें तो आई होप आप लोग समझ जाएंगे कि एक बार इसने प्रिंटअप की वैल्यू में क्या किया था 1 किया था, दोबारा ये फिर आया, इसने b की वैल्यू को प्रिंट किया, तो इस बार फिर से इसने क्या किया 1 प्रिंट कर दिया। 1 प्रिंट करने के बाद नीचे आए, यहाँ पर क्या किया e + a। अब देखिए आपको बताया गया था e की वैल्यू 1 हो चुकी थी और a की वैल्यू भी क्या हो चुकी थी 1 हो चुकी थी। तो 1 + 1 मीन्स कितना हो गया 2, और ये 2 कहाँ चला गया b में। अब b की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 हो गई है। 2 होने के बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे a इज इक्वल टू e। अब e में कितना है 1 है, और 1 कहाँ चला गया a में चला गया, क्योंकि e में अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, e में प्रीवियस वैल्यू है, तो e में क्या था 1 था, और 1 कहाँ आ गया a में आ गया। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या है
e इज इक्वल टू बी। अब देखिए e की वैल्यू चेंज हो गई है, यानी b में कितना था 2 था और वो 2 कहाँ चला जाएगा e में चला जाएगा। तो e की वैल्यू इस जगह पर 2 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी कितनी है 2 है। c प्लस इक्वल 1 मीन्स c में 2 था और 2 में प्लस 1 कर देंगे, c की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। 3 होने के बाद फिर से आपने कंडीशन चेक किया, n की वैल्यू कितनी है 5 है और 5 ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया हमारे पास 3। तो 5 हमारा बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 3 से। तो ये कंडीशन हमारी क्या है सही है, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 3 है और n की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 5 हमारा बड़ा या बराबर होना चाहिए 3 से, मीन्स कंडीशन सही है। तो अगेन यहाँ पर आएगा, डू के पास आया, फिर से इसने प्रिंटफ में b की वैल्यू प्रिंट किया। चूँकि b की वैल्यू प्रीवियस में क्या थी 2 थी, तो यहाँ पर वो 2 को प्रिंट कर देगा। 2 को प्रिंट करने के बाद में जब नीचे आते हैं तो e में हमारे पास 2 था और a में कितना था 1 था, तो 2 प्लस 1 कर देंगे, यानी आंसर हमारे पास b की वैल्यू अब कितनी हो गई है 3 हो गई है। b की वैल्यू 3 हो गई है और a इज इक्वल टू e में प्रीवियस वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा a में। अब याद रखिएगा a की वैल्यू 2 हो गई है और b में कितना आ चुका है, b में हमारे पास 3 आ चुका है। फिर आपने किया e इज इक्वल टू b, यानी b में 3 था वो 3 हमारे पास e में आ गया है। तो इस जगह पर e की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है। इतना करने के बाद में c प्लस प्लस कर देंगे या c प्लस इक्वल 1 कर देंगे, तो c की वैल्यू हो गई 4। 4 होने के बाद अगेन कंडीशन चेक किया, n की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल 4, 5 बड़ा या बराबर होना चाहिए 4 से। अभी भी कंडीशन सही है। फिर से आप यहाँ पर आएंगे और फिर आप इसको प्रिंट कराएंगे। तो जब आपने b की वैल्यू प्रिंट किया तो b की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो इसका मतलब इस जगह पर आपके पास 3 को प्रिंट कर देगा। 3 प्रिंट करने के बाद में फिर जब आप यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए e में आपके पास प्रीवियस में 3 था और a में कितना था 2 था, तो 3 प्लस 2 कर दिया, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। इस जगह पर b की वैल्यू कितनी हो गई 5 करने के बाद में a इज इक्वल टू e किया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्योंकि e की वैल्यू प्रीवियस में 3 थी तो a में कितना आ गया 3 आ गया। ये जितनी भी चीज़ें हम बोल रहे हैं इनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए जब आप करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वैल्यू हमारी हर बार चेंज हो रही है, तो इसलिए आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी है। तो e में हमारे पास 3 था, a में 2 था, 3 प्लस 2 करेंगे b की वैल्यू हो जाएगी 5, और e में 3 था जिसको हमने a में स्टोर कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। और b यहाँ पर e इज इक्वल टू b, तो b में कितना हो चुका है 5 हो चुका है। 5 को हमने किस में डाला e में डाला, तो इस जगह से e की वैल्यू 5, a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई है और b में कितना है 5 है। इतना करने के बाद जब आपने यहाँ पर किया c प्लस प्लस, c की वैल्यू हो गई है 5। अब आपने चेक किया n ग्रेटर देन इक्वल 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू भी क्या है 5 है, तो 5 बड़ा या बराबर हो 5 से, तो अभी भी कंडीशन सही है। इसका मतलब ये एक बार और प्रिंट करेगा। अगेन यहाँ पर आए और फिर से b की वैल्यू प्रिंट किया, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 थी, 5 को ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद में जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में e है और e की वैल्यू कितनी थी प्रीवियस में 5 थी और a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 5 प्लस 3 कर देंगे 8 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू 8 हो चुकी है। और फिर आपने e में कितना था 5 जिसको a में स्टोर कर दिया, तो a की वैल्यू 5 हो गई है। और यहाँ पर 8 को हमने किस में स्टोर कर दिया e में स्टोर कर दिया, c प्लस प्लस कर दिया, अब c की वैल्यू हो गई है 6। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर रखते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल 6, तो देखिए अब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 हमारा ना ही 6 से बड़ा है और ना ही बराबर है, तो ये प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सही होती तो अगेन ये यहाँ पर आता और इस बार b की वैल्यू क्या थी 8 थी, तो वो 8 को प्रिंट कर देता। तो इस जगह आपने देखा कि दो दो वैल्यू मिल करके एक नया नंबर बन रहा है, इसी नंबर को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। आइए इसको रन करा के दिखाते हैं। जैसे इसको हमने रन किया, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट इन द फिबोनाची सीरीज। मान लीजिए इस बार हम जो 7 टाइम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, 7 टाइम तक का प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ 7 डाला। 7 डालने के बाद जैसे ही आपने एंटर किया तो देखिए आपके पास में जो आउटपुट आ रहा है 1 1 2 3 5 8 13। अगर इसे आप और ज़्यादा आगे तक ले जाना चाहते हैं तो जहाँ तक भी आपको ये प्रिंट करना है, सपोज दैट हम इसको 9 तक प्रिंट करना चाह रहे थे, हमने यहाँ 9 कर दिया, तो देखिए आपके पास 1 1 2 3 5 8 13 21 34, ऐसे करके आप जहाँ तक भी इसको प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ तक प्रिंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आप समझिए ज़रूर, ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगी तो इसको हम फिर से आपको बता देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये डू व्हाइल लूप का नेक्स्ट प्रोग्राम है। अब इसको भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोग्राम को भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये चेक करना है कि आपने जो भी नंबर दिया है वो नंबर आपका पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है।
तो पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है या किसे कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर? तो पैलिंड्रोम नंबर का मतलब हुआ कि जब भी कभी कोई भी नंबर आप दें तो उस नंबर को चाहे आप लेफ़्ट टू राइट पढ़िए या राइट टू लेफ़्ट पढ़िए, आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो सेम हो। जैसे कि आप लिखते हैं डालडा, आपने क्या लिखा डालडा, तो आपने लिखा डा फिर ला फिर डा। अब तो आप चाहे इधर से पढ़िए डालडा लिखा होगा, अगर इधर से भी पढ़ेंगे तब भी आपको पढ़ने में क्या आएगा डालडा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने लिखा मैडम, तो MADAM होता है, तो चाहे आप इधर से पढ़िए MADAM होगा, चाहे आप इधर से पढ़िए इधर से भी सेम प्रोनाउंस होगा। तो इसका मतलब जो नंबर आपके बोथ साइड, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट चले या राइट टू लेफ़्ट चले, जो नंबर आपके दोनों साइड प्रोनाउंस करने पर इक्वल आते हैं उन नंबर को बोला जाता है पैलिंड्रोम नंबर। जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दे रखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 2 1। अब देखिए 1 2 3 2 1, आप इसको लेफ़्ट टू राइट रीड करिए तब भी देखिए 1 2 3 2 1 आएगा। लेकिन अगर इसको आप राइट साइड से रीड करें तो 1 2 3 2 1, दोनों साइड से हमारे पास सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर हमारा कैसा है, पैलिंड्रोम है। इस नंबर को ही बोला जाता है पैलिंड्रोम। ऐसा ही आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से आपको कोई नंबर मांगना है और वो नंबर यूज़र जो भी देगा, अगर वो नंबर आपका इस फॉर्म में है, यानी लेफ़्ट टू राइट पढ़ने और राइट टू लेफ़्ट रीड करने दोनों साइड पर सेम आउटपुट आएगा, तो वो आपका कहलाता है पैलिंड्रोम नंबर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मैसेज क्या देना है कि नॉट अ पैलिंड्रोम, यानी वो बता दें कि जो हमने नंबर दिया है वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। इसी को चेक करने का एक प्रोग्राम आपको यहाँ पर बनाना है। देखिएगा ये जो प्रोग्राम बना है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको 3 प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। एक तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा सम ऑफ डिजिट कैसे निकालना है। सम ऑफ डिजिट का मतलब जैसे हमारे पास है 1 2 3 2 1, अगर ये सारे नंबरों को जोड़ दें, इसमें जितनी भी डिजिट हैं ये सारे डिजिट को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ डिजिट मिल जाएगा। तो यूज़र कोई भी नंबर डाले, मान लीजिए उसने डाल दिया 1 2 3 4 5, तो वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो आपको दे दे, इसे कहा जाता है सम ऑफ डिजिट। तो इस प्रोग्राम में आप ये भी जानेंगे कि सम ऑफ डिजिट कैसे आपको करना है, नंबरों का रिवर्स कैसे करना है। रिवर्स करने का मतलब अगर यूज़र ने इनपुट किया 1 2 3 4 5, तो उसे आउटपुट में क्या मिल जाए 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में आपको ये पता चलेगा कि नंबर्स को रिवर्स में कैसे करना है, नंबरों की जो डिजिट्स है उसको सम कैसे करना है, और साथ ही साथ ये भी कैसे चेक करना है कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आएंगे। बस ज़रूरत है यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन की। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें जब तक, क्योंकि सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तब तो आप आसानी से उनको समझ लेते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और आप जब पढ़ना बैठते हैं और अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है तो उस समय ये पूरी तरीके से बाउंस हो जाता है। इसलिए फुली कंसंट्रेट करके इसको समझिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को, पैलिंड्रोम प्रोग्राम को। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम में हमने यहाँ पर कर रखा है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम बनाना जिसमें आपको चेक करना है पैलिंड्रोम नंबर के बारे में, तो आपको कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे। एक वेरिएबल हमने ले रखा है लॉन्ग इंट n। अब देखिए लॉन्ग इंट लेने का रीज़न हमने पहले भी आपको बताया था कि आपका जो भी आप नंबर डालें हो जाए वो नंबर आउट ऑफ रेंज ना हो, इस कारण इसे हमने लॉन्ग इंट में रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा n नाम का, और इसके साथ में नम वेरिएबल चाहिए, डिजिट चाहिए, सम चाहिए और रिवर्स चाहिए। टोटल हमें इतने वेरिएबल्स चाहिए। तो ये सभी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने होंगे और वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते समय यहाँ पर आपको लगाना होगा डेटा टाइप, और इसके बाद में आपको जो भी वेरिएबल देने हैं वो वेरिएबल आप डायरेक्टली यहाँ पर दे देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पर क्या है, इनपुट एनी वैल्यू। ये हमने एक मैसेज लाइन लगा रखा है, यानी जब आउटपुट आपको दिखेगा तो वहाँ पर ये कहेगा कि एंटर एनी नंबर। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर यहाँ पर इनपुट करना है, और जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे वो नंबर कहाँ पर स्टोर करना है, नम में स्टोर करना है। तो देखिए यहाँ पर %LD लगा है। अभी तक आपने %D देखा था, %F देखा है, %C देखा है, लेकिन LD का मतलब जब आपका डेटा टाइप लॉन्ग इंटीजर में होता है तो लॉन्ग इंटीजर में जो आप स्पेसिफायर रखते हैं वो स्पेसिफायर % के साथ में LD लगाया जाता है। तो यहाँ %LD लिया है और इसके बाद num ले रखा है। यूज़र जो भी नंबर डालेगा वो इस नम में जाकर के स्टोर हो जाएगा। नीचे देखिए n = num डाला है, यानी अब जो भी नंबर यूज़र ने डाला है, मान लीजिए यूज़र ने नंबर डाला है 1 2 3 4 5,
तो ये 1 2 3 4 5 कहाँ चला जाएगा, n में स्टोर हो जाएगा। ऐसा करना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होगा कि जब आप बाद में कंपेयर करेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट किया था और प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास जो नंबर है, दोनों नंबर अगर सेम है, क्योंकि हम तभी जान पाएंगे कि हमारा नंबर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं जब आप उस नंबर को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करते समय अगर आपका नंबर जो है इस नंबर के पहले वाले नंबर के से सेम रहेगा, तब तो ये कहलाएगा कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर ये दोनों में डिफरेंस रहेगा तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको आगे चल के देखते हैं क्या है। नीचे देखिए डू लगा है। अब डू व्हाइल लूप का मतलब ये कंडीशन को बाद में चेक करता है, पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। इसने क्या किया, डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड, ये जो परसेंट का साइन होता है ये किसका साइन होता है, रिमाइंडर का साइन होता है, मॉड का साइन होता है। तो यहाँ पर क्या लगा है, नम रिमाइंडर 10। इसका मतलब हुआ कि जो भी यूज़र ने नंबर डाला है उसका रिमाइंडर निकालेगा, यानी 10 से इसको डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा, वो शेषफल इस डिजिट में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो मान लीजिए नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तब आपके पास में आउटपुट क्या आता है, आपके पास में है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में आपके पास क्या बचता है, 5 बचेगा और वो 5 कहाँ चला जाएगा, डिजिट में जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, सम प्लस इक्वल डिजिट, यानी डिजिट में क्या किया, जो भी आपके पास में जो है डिजिट में अभी हमारे पास यहाँ से क्या गया था, 5 गया था और सम की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 + 5 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और वो 5 हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया, सम में स्टोर कर दिया। नीचे क्या किया गया है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 है। अभी रिवर्स में कितना है, 0 है। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ होता है तो आउटपुट हमेशा 0 आता है। और प्लस डिजिट कर दिया तो डिजिट में क्या था, 5 था, तो इसका मतलब रिवर्स में कितना चला गया, 5 चला गया है। इतना करने के बाद जब आप नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में जो आउटपुट आता है वो आउटपुट आता है 1 2 3 4, क्योंकि 5 तो रिमाइंडर में चला जाता है, हमारे पास बचता क्या है, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 को आपने किस में स्टोर कर दिया, नम में स्टोर कर दिया। अब आपने चेक किया वाइल नम नॉट इज इक्वल टू 0, यानी तब तक चले जब तक नम की वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए। तो अभी नम में क्या है, 1 2 3 4 है और ये हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है, मीन्स कंडीशन क्या है, सही है। सही होने का मतलब अगेन हम यहाँ पर आएंगे, दोबारा जब आप यहाँ पे आते हैं तो इसमें नम के पास हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 को जब आप इसमें रिमाइंडर का साइन लगा के 10 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपके पास क्या आता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 है, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 बचेगा लास्ट का। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं तो हमारे पास लास्ट में शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। इस 4 को हमें कहाँ स्टोर कर देना है, डिजिट में। तो अब डिजिट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। सम में प्रीवियस में क्या था, 5 था और हमने क्या किया, 5 + 4 कर दिया, क्योंकि डिजिट में तो 4 है, 5 + 4 कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 5 + 4 मीन्स 9 आया और 9 को कहाँ स्टोर कर दिया, सम में। अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 9 है। 9 करने के बाद दोबारा आप यहाँ पर आएंगे रिवर्स में। अब देखिएगा रिवर्स में प्रीवियस में आपके पास में 0 यहाँ पर हुआ था और आपने डिजिट में 5 था, तो जिससे रिवर्स की वैल्यू हो गई थी 5, तो यानी 5 × 10 कर देंगे 50 हो जाएगा, 50 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा और 5 4 कहाँ चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा। नीचे आपने 1 2 3 4 किया, 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड किया, तो अब 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नम की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 हो जाएगी। 1 2 3 को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर गए, चेक किया, 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0। अभी भी देखिए कंडीशन सही है क्योंकि 1 2 3 हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो अगेन ये स्टेप रिपीट होगा। जब दोबारा ये स्टेप रिपीट होगा तो यहाँ पर 1 2 3 है और 1 2 3 का रिमाइंडर करेंगे 10 से, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी शेषफल होगा, वो कहाँ चला जाएगा, डिजिट में चला जाएगा। आगे आपने किया सम प्लस डिजिट, सम प्लस इक्वल डिजिट। सम में 9 था, 9 में 3 को और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12, सम की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। यहाँ पर आपके पास में रिवर्स की वैल्यू कितनी थी, 5 4 थी, 5 4 × 10 कर देंगे तो 5 4 0 हो जाएगा और प्लस डिजिट कर दिया, डिजिट में कितना था, 3 था, तो 5 4 0 यानी 540 में आपने 3 को ऐड किया तो 5 4 3 हो गया और 5 4 3 को आपने कहाँ स्टोर कर दिया, रिवर्स में। अगेन आपने यहाँ पर लिया, नम की वैल्यू है 1 2 3 और 1 2 3 डिवाइडेड इक्वल 10, यानी 1 2 3 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1 2 और 1 2 नम में स्टोर हो गया, नम की वैल्यू हो गई 1 2।
अब 1 2 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी देखिए कंडीशन सही है, ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगेन यहाँ पर आएंगे, अब की बार 1 2 को आपने क्या किया, रिमाइंडर निकाला 10 से, तो लास्ट में क्या था 2 था, वो 2 कहाँ चला जाएगा, जैसे आपके पास 12 है तो 12 को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आपने कहाँ स्टोर कर दिया, डिजिट में। इसके बाद में सम प्लस इक्वल डिजिट, अब सम में ऑलरेडी हमारे पास में कितना था, 12 था, 12 प्लस 2 कर दिया तो आंसर कितना हो गया, 14 हो गया, यानी सम की वैल्यू कितनी हो गई, 14। इसके बाद में रिवर्स में क्या था, 543 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5430 हो गया, और प्लस डिजिट कर दिया, डिजिट की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यानी 5432 हो गया। और इसको 5432 को हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद नम की वैल्यू 1 2 थी, और 1 2 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर बचता है, वैल्यू बचती है नम की 1। अब 1 को आप लेकर के यहाँ गए, चेक किया आपने, 1 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी देखिए कंडीशन हमारी क्या है, सही है। सही होने का मतलब फिर से आप यहाँ पर आएंगे, अब हमारे पास जो नम की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 0, तो अभी भी ये कंडीशन क्या है, 1 को हमने क्या किया, रिमाइंडर निकाला 10 से, तो 1 को जब आपने 10 का रिमाइंडर निकाला तो आंसर कितना आया, 1 आया, डिजिट में 1 चला गया। सम के पास में ऑलरेडी 14 था, 14 प्लस 1 कर दिया तो हो गया सम की वैल्यू 15, यानी सम ऑफ डिजिट कितना आ गया, 15 आ गया। रिवर्स में 5432 ऑलरेडी है, और 5432 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5432 0 हो जाएगा, और 0 में प्लस 1 कर देंगे तो 5432 1 हो गया। तो जो नंबर आपने डाला था 1 2 3 4 5 वो 54321 1 हो चुका है। इसके बाद नीचे 1 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया तो आंसर कितना आया, 0 आया। आप नीचे गए, यहाँ चेक किया 0 नॉट इक्वल टू 0, अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 0 0 के बराबर ना हो तो देखिए 0 0 के बराबर हो गया, मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने का मतलब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने प्रिंट किया सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, आपने इस लाइन में क्या प्रिंट किया, उस नंबर के सम ऑफ डिजिट को प्रिंट किया, तो सम की वैल्यू हमारे पास 15 आ रही है। अगर आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इसको ऐड किया तो 5 4 कितना होता है, 9, और 9 में हम 3 को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 12, और 12 में 2 को ऐड करेंगे तो 14, और 14 प्लस 1 15, यानी सम ऑफ डिजिट हमारे पास कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 15 दे देगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज लाइन में आप देखेंगे क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट मैसेज लाइन में रिवर्स को हमने प्रिंट किया। अब रिवर्स में क्या आ रहा है, रिवर्स ऑफ द नंबर, रिवर्स आपने नंबर डाला था 1 2 3 4 5, तो वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 54321 मिल रहा है। रिवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 54321 आ रही है। इसके बाद आपने चेक किया इफ़ एन इक्वल रिवर्स, अगर जो भी एन आपने डाला था, अब देखिए इस जगह से हम नम नहीं ले सकते थे क्योंकि नम तो बाद में 0 हो चुका है, और 0 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, जबकि एन में हमने क्या करा था, जो भी ओरिजिनल वैल्यू यूजर ने डाली थी उसको एन में स्टोर किया था, तो एन में हमारे पास 1 2 3 4 5 है, और हम चेक कर रहे हैं 1 2 3 4 5 बराबर होना चाहिए 54321 के, तो क्या 1 2 3 4 5 54321 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब है ये इफ़ वाले पार्ट में नहीं जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, एल्स में आएगा, और एल्स में प्रिंट क्या करेगा, द नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर दोनों एन की वैल्यू और रिवर्स की वैल्यू मैच हो जाती तो फिर हमें आउटपुट देता द नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम, यानी नंबर हमारा क्या है, पैलिंड्रोम है। तो अभी हमने जो आपको बताया है ये हमने नॉट अ पैलिंड्रोम लेकर के बताया है, यानी ऐसा नंबर लिया है जिसको आप रिवर्स करें तो रिवर्स करने पर और लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट रीड करने पर सेम आउटपुट ना मिले, तो उस नंबर को बोलते हैं नॉट अ पैलिंड्रोम। इस बार ये प्रोग्राम हम आपको रन करा के दिखाएंगे, कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो पैलिंड्रोम होगा। अगर आपको प्रीवियस में जो हमने समझाया वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो एक बार ये वाला फिर से देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए इस बार आपने इस प्रोग्राम को रन कराया और रन कराते समय यूज़र ने जो नंबर डाला है वो नंबर डाला है 12321। यूज़र ने नंबर क्या डाला है, 12321। अब 12321 हमारा पैलिंड्रोम है तो हमें अब मैसेज मिलना चाहिए कि ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, n इज इक्वल टू नम किया, यानी नम की जो भी वैल्यू है वो n में स्टोर हो गई। तो n की वैल्यू क्या है, 12321 है। फिर आपने डू किया, डू में आने के बाद यहाँ पर क्या किया, नम मॉड 10। अब 12321 है और 12321 को हम जब 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास में लास्ट जो नंबर होता है वो लास्ट नंबर यहाँ पर चला जाता है, क्योंकि रिमाइंडर निकालने का मतलब जब भी कभी किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड करें और 10 से डिवाइड करने पे जो भी आप रिमाइंडर निकालेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो भी आएगा वो यहाँ पर डिजिट में आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास है 12321, तो लास्ट का जो 1 है वो कहाँ चला गया, डिजिट में चला गया। सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस डिजिट कर दिया तो सम की वैल्यू हो गई है 1। सम में क्या आ गया है, 1 आ गया है।
नीचे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट लिखा है। तो रिवर्स में क्या है, अभी 0 है और 0 रिवर्स में 0 है, 0 इंटू 10 किया तो 0 हुआ और 0 प्लस डिजिट कर दिया तो डिजिट में क्या था 1 था और 0 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में जो नंबर आ जाएगा रिवर्स में वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 2 3 2 1 इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 1 2 3 2 आएगा और वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर नीचे वाइल में चेक किया 1 2 3 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है सही है। दोबारा ऊपर आए 1 2 3 2 को हमने क्या किया रिमाइंडर निकाला 10 से। जब आपने इसका रिमाइंडर 10 से निकाला तो लास्ट में क्या बचा है 2 बचा है। 1 2 3 2 तो लास्ट का 2 कहाँ चला जाएगा डिजिट में आ जाएगा। सम प्लस इक्वल डिजिट, सम में 1 था, 1 प्लस हम डिजिट कर देंगे यानी 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगी सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब रिवर्स में ऑलरेडी 1 है, 1 इंटू 10 कर दिया 10 आया और 10 प्लस डिजिट में क्या है 2 है तो 10 प्लस 2 कर दिया तो कितना आ गया 12 आ गया, यानी 1 2 हमारा कहाँ चला गया रिवर्स में चला गया। नीचे आए आपके पास 1 2 3 2 है, इसको जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे इस बार जो नम की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 3। अब 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी कंडीशन सही है। दोबारा हम यहाँ पर गए 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10, जब 1 2 3 को हमने रिमाइंडर निकाला 10 से तो लास्ट में क्या है 3 है और ये 3 कहाँ चला गया डिजिट में चला गया। डिजिट में जाने के बाद सम प्लस इक्वल डिजिट, आप देखिएगा डिजिट सम में हमारे पास 3 था और डिजिट में कितना है 3 है और 3 ऐड किया तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। नीचे आए यहाँ पर रिवर्स में हमारे पास 1 2 है और 1 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 120 और 120 में प्लस 3 कर दिया तो 123 हो गया। ये आपका 1 2 3 रिवर्स में स्टोर हो गया। यहाँ पर 1 2 3 को अब आपने क्या किया 10 से डिवाइड किया तो जब नम की वैल्यू 1 2 3 है इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो नम की वैल्यू बचेगी 1 और 2। इन नंबरों को याद रखिएगा जो नंबर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 बच रहा है, आप नीचे चेक किया 1 2 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी कंडीशन सही है। अगेन आप यहाँ पर आएँ, जब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे तो अब डिजिट की यहाँ पर हमने क्या किया है 1 2 रिमाइंडर निकाला है 10 से तो 12 है। 12 को जब आप 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो लास्ट में क्या बचता है 2 बचेगा और 2 हमारा कहाँ चला जाएगा डिजिट में चला जाएगा। सम की वैल्यू ऑलरेडी 6 है, 6 प्लस डिजिट की वैल्यू क्या है 2 है तो 6 प्लस 2 कर देंगे तो सम की वैल्यू हो जाएगी 8 सम में स्टोर हो जाएगा। रिवर्स में 1 2 3 था और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 से तो 1 2 3 0 ये आपका हो गया और इसके बाद इसमें प्लस डिजिट कर देंगे तो 1 2 3 2 आपका आंसर आ चुका है जो कि रिवर्स में स्टोर हो गया है। यहाँ पर हमारे पास बचा है 1 2 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 को लेके फिर आपने चेक किया 1 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी कंडीशन सही है। अगेन आप यहाँ पर आएंगे 1 रिमाइंडर 10, 1 को हमने 10 से रिमाइंडर निकाला तो अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है क्योंकि रिमाइंडर में क्या आएगा 1 आ जाएगा और डिजिट में 8 था, 8 प्लस डिजिट कर दिया यानी सम की वैल्यू आ गई है 9। नीचे आपने क्या 1 2 3 2 ऑलरेडी था, इसमें मल्टीप्लाई 10 कर दिया तो 1 2 3 2 0 हो चुका है और डिजिट की वैल्यू 1 थी, जब उसमें आप ऐड करेंगे तो 1 2 3 2 1 आपका रिवर्स में स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और कंडीशन के फॉल्स होने पर जब आप लूप से बाहर आएंगे तो सबसे पहले आपने प्रिंट कराया सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट में सम की वैल्यू 9 आ रही है। 1 2 3 2 1 इनको जब आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाता है, 3 प्लस 3 6 हो जाता है, 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 1 9 यानी 1 2 3 2 1 इसको जब आप सम करते हैं सारे डिजिट का तो आउटपुट हमारे पास 9 आ रहा है। रिवर्स करने पे हमें सेम आउटपुट मिल रहा था यानी रिवर्स हमारा क्या आ रहा है 1 2 3 2 1 ही आ रहा है। अब आपने नम में क्या रखा है 1 2 3 2 1 रखा है और रिवर्स में क्या आ रहा है 1 2 3 2 1 आ रहा है। आपने चेक किया 1 2 3 2 1 इक्वल 1 2 3 2 1 यानी ये इसके बराबर हो तो बिल्कुल सही है। 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 के बराबर है, कंडीशन सही है और कंडीशन के सही होने पर इस बार जो आपको आउटपुट मिलेगा द नंबर इज अ पैलिंड्रोम, ये आपको आउटपुट मिलेगा। अब इसको हम रन करा के दिखाते हैं। देखिएगा रन करने पे इसने बोला इनपुट एनी नंबर, हमने यहाँ पर एक नंबर डाला 1 2 3 4 5। जब इसको हमने एंटर किया तो हमें सम ऑफ डिजिट क्या मिल रहा है 15, रिवर्स नंबर क्या मिल रहा है 5 4 3 2 1 और बता क्या रहा है द नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि हमने नंबर इनपुट किया था 1 2 3 4 5 और इसको रिवर्स करने पे 5 4 3 2 1 मिल रहा है, इसलिए ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। अभी से एक बार और हम रन कराएंगे, इस बार हम आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए इस बार जब हमने नंबर रन कराते समय नंबर डाला है तो नंबर हमने क्या डाला है 1 2 3 2 1 डाला है। अब 1 2 3 2 1 जब आप डाल करके एंटर करते तो एंटर करते ही आपको सम ऑफ डिजिट दिखा रहा है 9, रिवर्स नंबर कितना आ रहा है 1 2 3 2 1 आ रहा है यानी इसको रिवर्स करने पे वही नंबर आ रहा है
और मैसेज क्या दे रहा है, द नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम, यानी ये नंबर हमने जो इनपुट किया है ये क्या है, पैलिंड्रोम है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं कन्फ्यूज़न रहे तो वो आप बताइएगा, क्योंकि क्लास में जो चीज़ बताई जाती है वो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। बट फिर भी अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये हमारा फॉर लूप है, यानी लूपिंग का थर्ड टाइप है। इसे भी आप देखिएगा, क्योंकि ये फॉर लूप जब आप जान जाते हैं तो यहाँ से प्रोग्राम बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर लूप में होता क्या है, जैसे आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो अभी तक आपको ये बताया गया था कि प्रोग्राम बनाते हैं तो एक बार आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होता है और वहाँ पर आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है। इसके बाद में आपको टेस्ट कंडीशन रखनी होती है और लास्ट में आप क्या रखते थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रखते हैं। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, प्रोग्राम बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो फॉर लूप कंस्ट्रक्ट इज यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर गिवन अ नंबर ऑफ टाइम्स। द फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप, अब देखिए जिस तरीके से आपका डू वाइल लूप होता है उसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, लेकिन वाइल लूप क्या कहलाता है, एंट्री कंट्रोल, यानी एंटर करते ही कंट्रोलिंग करता है। बट डू वाइल में क्या होता है, एग्जिट करते समय कंट्रोलिंग करने का काम करता है। तो जो आपका फॉर लूप होता है ये बिल्कुल वाइल लूप की तरीके ही होता है, यानी ये भी क्या करता है, जब आप प्रोग्राम में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है तब तो यह स्टेटमेंट को रिपीट करता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो यह वहाँ से बाहर आ जाता है। तो फॉर लूप का यूज़ भी किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए, क्योंकि लूपिंग का काम ही होता है स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। अब फॉर लूप को देना कैसे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको लगाना होगा फॉर लगाने के बाद इनिशियल कंडीशन, जैसे आप देते थे काउंटर वेरिएबल में आप लेते हैं i इक्वल टू 1, तो आपको i इक्वल टू 1 अब आपको वहाँ ऊपर नहीं देना है, आप इसी लूप के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर आप तीनों डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना इनिशियल डिक्लेरेशन करना है, यहाँ टेस्ट कंडीशन, यानी आपने क्या किया, i इक्वल टू 1 रखा, फिर टेस्ट i लेस देन, आपको कहाँ तक चलाना है, लेस देन 10 या जहाँ तक भी आपको चलाना हो वो टेस्ट कंडीशन आपको यहाँ देना होगा, और यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। तो ऐसे करके आप कितने नंबर ऑफ टाइम इस स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तीनों चीज़ें आप एक ही लाइन में दे सकते हैं। आइए देख लेते हैं फॉर लूप का एक प्रोग्राम। देखिएगा फॉर लूप में यहाँ पर आपने क्या लिख रखा है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, यानी इंट i। अब इसके बाद में फॉर i इक्वल टू 1, ये i इक्वल टू 1 क्या है, इनिशियल कंडीशन है, काउंटिंग आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है। इसके बाद में i लेस देन इक्वल 5, आपको काउंटर वेरिएबल कहाँ तक चलाना है, 5 तक चलाना है, फिर i प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर पहली बार उसने चेक किया, जब वो फॉर में आता है तो ये एंटर करते समय कंडीशन को चेक करेगा, i में 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, सही है। सही होने का मतलब वो सीधे अंदर आएगा और यहाँ पर i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अभी i की वैल्यू 1 है तो मतलब रन पे आपको 1 दिख जाएगा और इसके बाद में i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये दोबारा यहाँ इनिशियल में नहीं जाएगा, टेस्ट कंडीशन में आएगा, चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल 5, अब 2 हमारा क्या है, 5 से छोटा हो या बराबर हो, तो अभी भी कंडीशन सही है। दोबारा %d लगाए, i की वैल्यू प्रिंट है मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा। अब i की वैल्यू हो जाएगी 3 होने पे चेक किया, 3 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन अभी भी सही है। अब की बार वो 3 को प्रिंट कर देगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन फिर से सही है, इसका मतलब इस बार वो 4 को प्रिंट करेगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन इक्वल 5, तो 5 के बराबर है, मीन्स कंडीशन सही है, इसका मतलब एक बार फिर से वो i की वैल्यू प्रिंट करेगा, 5 को भी प्रिंट कर देगा। इसके बाद i प्लस प्लस होकर के जब i की वैल्यू हो जाती है 6, तो 6 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, इसका मतलब वो लूप के इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो ये जो आपका होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉर लूप। और फॉर लूप में होता क्या है, ये जो इनिशियल कंडीशन होती है, एक बार वैल्यू हमारी इनिशियलाइज होती है, फिर वो टेस्ट कंडीशन होता है और इंक्रीमेंट होता है। टेस्ट कंडीशन करने के बाद पहले वो वैल्यू को प्रिंट करेगा, देन इंक्रीमेंट करेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जितने बार आप जो है इस कंडीशन को चेक करेंगे, जब तक ये कंडीशन सही है तब तक इन स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता रहेगा। अब याद रखिएगा, ये जो हमारी बॉडी है, आपको बताया गया था कि लूप के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, दूसरा बॉडी होती है। तो ये तो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये बॉडी है। बॉडी में आपने देखा है कि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जैसे हमने वाइल में ओपन किया था और डू वाइल में ओपन किया था, वैसे यहाँ पर भी ओपन है। लेकिन फॉर लूप में एक आपके पास में बेनिफिट ये होता है कि अगर आप फॉर लूप के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट देते हैं, तो सिंगल स्टेटमेंट देते समय आप इन लूप्स में जो आपने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, अगर आप इनको नहीं भी लगाएंगे तब भी ये प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। लेकिन इस ब्रेसेस को हमें लगाना तब जरूरी होगा जब आप लूप के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट रखना चाह रहे हो। जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो इसमें आप ये ब्रेस लगाइए या फिर मत लगाइए।
आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लूप में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट रखनी है तब आपको ये ब्रेस लगाना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था फॉर लूप का। अब ऐसे ही हम आगे आपको कई सारे प्रोग्राम बताएंगे फॉर लूपिंग के, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जिसे कहते हैं एरे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।